हाय दोस्त, इतिहास सीरीज में आपका स्वागत है। दोस्त आइए आज देख लेते हैं हम भैया मौर्य वंश का प्रशासन। मौर्य वंश में प्रशासनिक अधिकारी और मौर्य वंश में प्रशासन का किस प्रकार से भूमिका रही है। तो आइए हम लोग देख लेते हैं मौर्य वंश के प्रशासन के बारे में। तो क्या है दोस्त, राजकीय नियंत्रण क्या था। मौर्य प्रशासन पर भैया राजकीय नियंत्रण था। कौटिल्य ने राजा को सलाह दी है कि जब वर्णाश्रम धर्म, वर्णों और आश्रमों पर आधारित समाज व्यवस्था लुप्त होने लगे तो राजा को धर्म की स्थापना करनी चाहिए। कौटिल्य ने राजा को धर्म चक्र प्रवर्तक अर्थात सामाजिक व्यवस्था का संचालक भी कहा है। प्रमुख मौर्यकालीन अधिकारी कौन कौन से हुए भैया। तो महामात्य, ये कौन सा अधिकारी होता है भैया। प्रमुख अमात्य नगरों का अधिकारी होता था। रूपदर्शक सिक्कों का जांचकर्ता होता था। अमात्य कौन था भैया। योग्य अधिकारियों का एक समूह था। अमात्य जो था योग्य अधिकारियों का एक समूह था। अग्रमात्य प्रधानमंत्री का पद था। प्रतिष्ठा मंडल का एक प्रमुख अधिकारी होता था। एरिस्टोनोमाई नगर का अधिकारी होता था। रज्जुक साम्राज्य फिर से देख लेते हैं मित्र। फिर से क्या भैया, प्रमुख मौर्यकालीन अधिकारी, एक तरफ अधिकारी एक तरफ कार्य है दोस्त। तो उसका क्या कार्य है। तो अमात्य का क्या कार्य है दोस्त। प्रमुख अमात्य नगरों का अधिकारी होता था। रूपदर्शक सिक्कों का जांच करता था भैया, मुद्रा का जांच करता था। अमात्य जो है योग्य अधिकारियों का एक समूह था। अग्रमात्य प्रधानमंत्री का पद है। प्रतिष्ठा मंडल का प्रमुख प्रधान अधिकारी एस्ट्रोनोमाई नगर का प्रमुख अधिकारी होता था। और रज्जुक जो था साम्राज्य के न्याय और राज्य की अधिकारी होता था। क्या होता था भैया। रज्जुक जो था वो साम्राज्य के न्याय व राजस्व का अधिकारी होता था। स्त्री महामात्र महिलाओं के नैतिक आचरण से को रखने वाला अधिकारी सौवर्णिक टकसाल का प्रमुख अधिकारी होता था। अंत महामात्र सीमावर्ती क्षेत्रों में धर्म प्रचार करने वाले अधिकारी धम्म महामात्र समाज में सामंजस्य की स्थिति बनाए रखना। महामात्या पर स्वर्ग गुप्तचर विभाग का प्रधान था। युक्तक कौन था दोस्त। जिला में राजस्व वसूली करने वाला अधिकारी होता था। ठीक है दोस्त, आइए आगे देखते हैं भैया। अशोक के शिलालेखों में मूल तत्वों को संपूर्ण देश में सर्वोपरि समझने के लिए स्थापित करने के लिए अधिकारियों को नियुक्त किया जाता था। आगे देखते हैं दोस्त। प्राचीन इतिहास के किसी अन्य काल में हम इसे अधिक अधिकारियों का उल्लेख नहीं पाते हैं जितने मौर्य काल में सिरहस्त अधिकारियों में तीर्थ महामात्र कहलाते थे। उच्चतम कोटि के अधिकारी मंत्री पुरोहित, सेनापति और युवराज कहलाते थे। मतलब जो उच्च पद पर जो अधिकारी होते थे दोस्त मौर्य काल में, उनमें पहले नंबर पर मंत्री, दूसरा पुरोहित, सेनापति और युवराज होते थे। मौर्य काल के तीर्थ अधिकारी के बारे में आइए जान लेते हैं। तो मौर्यकालीन तीर्थ अधिकारी क्या होता है। मौर्य काल में सबसे उच्च स्तर के अधिकारी तीर्थ कहे जाते थे। मतलब जो उच्च वर्ग के अधिकारी थे उन्हें तीर्थ कहा जाता था। और शासकों का इनकी संख्या कितनी थी, 18 थी। तो आइए इन 18 अधिकारियों के बारे में जान लेते हैं दोस्त। मंत्री या पुरोहित कौन होता। प्रधानमंत्री तथा प्रमुख धर्माधिकारी होते थे। युवराज राजा का उत्तराधिकारी होता था। सन्निधाता राज्य की कोषागार का प्रधान अधिकारी होता था, इसे कोषाध्यक्ष भी कहा जाता था। समाहर्ता कौन था दोस्त। राजस्व विभाग का सर्वोच्च अधिकारी या इसे वित्त मंत्री या संग्राहक भी कहते थे, जो कर का संग्रहण करता था। मंत्री परिषदाध्यक्ष मंत्री परिषद का अध्यक्ष होता था। प्रतिष्ठा फौजदारी न्यायालय का न्यायाधीश कमिश्नर होता था। व्यवहारिक दीवानी न्यायालय का प्रमुख अधिकारी होता था। नायक सेना का संचालन करने वाला अधिकारी होता था। सेनापति सेना का अध्यक्ष होता है। सैन्य कमांडर जो कहते थे। अंतवार्षिक सम्राट का अंगरक्षक होता था। करमांत्रिक कौन था दोस्त। करमांत्रिक उद्योग धंधों एवं कारखानों का प्रमुख निरीक्षण करता था। प्रतिष्ठा कौन था दोस्त। प्रतिष्ठा होता था भैया। प्रतिष्ठा जो होता था प्रशासता
क्या था दोस्त, प्रशासता जो होता है राज्य की आज्ञाओं की लिपिबद्ध करने तथा राज्य की कोषों के दस्तावेजों को सुरक्षित करता था। दंडपालिक क्या था दोस्त, सैन्य सामग्रियों का प्रबंधन करने वाला प्रमुख अधिकारी था। दुर्गपाल कौन था दोस्त, दुर्गपाल जो था वो देश के भीतरी दुर्गों का प्रबंधन करना था। अंतपाल सीमावर्ती दुर्गों का रक्षण करना। आटविक वन विभाग का सर्वोच्च अधिकारी था दोस्त ये। द्वारिक राजमहल का प्रबंध और देखरेख करने वाला प्रधान अधिकारी। और नागरक जो था नगर का सर्वोच्च अधिकारी था। और आइए दोस्त समझ लेते हैं प्रांतीय और स्थानीय शासन। प्रांतीय और मौर्य काल में प्रांतीय और स्थानीय प्रशासन किस प्रकार कार्य करते थे और क्या उनकी भूमिका थी मौर्य प्रशासन पर, मौर्य समाज पर, आइए उसके बारे में जान लेते हैं। तो प्रांतीय और स्थानीय शासन राज्य को कई प्रशासनिक इकाइयों में बांटा गया था। अशोक के समय 5 प्रांतों का उल्लेख मिलता है। ठीक है दोस्त, 5 प्रांतों को शासन प्रांतीय शासक, प्रांतों का शासक प्रांतीय शासक परिषद सहित के अधीन होता था। अशोक को अभिलेखों में उन्हें कुमार या आर्यपुत्र कहा गया है। केंद्रीय शासन की भांति प्रांतीय शासन में भी मंत्री परिषद होती थी। जिला रजकों के अधीन था जो कि आधुनिक जिलाधिकारी के समान था। युक्त सचिव स्तर का कार्य देखने का अधिकारी होता था। आइए देखते हैं प्रमुख प्रांतीय अधिकारी थे। प्रांतीय और स्थानीय अधिकारी। प्रांत उत्तरापद तक्षशिला राजधानी का थी। प्रांत उत्तरापद की राजधानी कहाँ थी भैया, तक्षशिला थी। अवंती की राजधानी उज्जैनी थी दोस्त। कलिंग प्रांत की राजधानी तोसली थी। दक्षिणापथ की राजधानी स्वर्णगिरी थी। और प्राच्य की राजधानी पाटलिपुत्र थी। आर्थिक नियंत्रण के बारे में ये जान लेते हैं भैया, क्या स्थिति थी मौर्य काल में आर्थिक स्थिति। तो राज्य में 27 अध्यक्ष नियुक्त थे। इनका कार्य मुख्य रूप से राज्य की आर्थिक गतिविधियों का नियमन करना था। वे कृषि, व्यापार, वाणिज्य और वाट मापतौल, कताई, बुनाई, खान आदि उद्योगों का निगमन करते थे। मौर्य काल में सभी प्रकार की फसलों का उत्पादन होता था। अर्थशास्त्र में धान की फसल को सर्वोच्च माना गया है जबकि गन्ने की फसल को निकृष्ट माना गया। कौटिल्य के अर्थशास्त्र में एक वर्ष में 3 फसलों को उगाए जाने का वर्णन मिलता है। आइए देखते हैं दोस्त, मौर्य काल में प्रमुख विभाग और उनके अधिकारी, कौन से विभाग से कौन अधिकारी संबंधित है। आइए प्रमुख अधिकारी के बारे में समझ लेते हैं। सीता अध्यक्ष क्या था, जो मोस्ट इम्पोर्टेंट दोस्त, ये कृषि विभाग का अध्यक्ष होता था। आकरा अध्यक्ष कौन था दोस्त, ये खानों का अध्यक्ष था। लक्षण अध्यक्ष क्या था दोस्त, ये मुद्रा विभाग का प्रधान था। शुल्क अध्यक्ष व्यापारिक कर का प्रधान था। मुद्रा अध्यक्ष पासपोर्ट विभाग का अध्यक्ष था। और संस्था अध्यक्ष व्यापारिक मार्गों का अध्यक्ष होता था। और ये जान लेते हैं कुछ अन्य बातें। राजकीय भूमि पर सीता अध्यक्ष दासों, कर्मकारों और कैदियों की मदद से कृषि कार्य करवाता था। किसान अपनी उपज का 1/6 भाग से 1/4 भाग तक भूमि कर राज्य को देते थे। मतलब मौर्य काल में राज्य में कर का जो दर था वो 1/6 से लेके 1/4 भाग तक था जो राज्य को लोग देते थे। कौटिल्य के अर्थशास्त्र में कृषि कार्यों में दासों को लगाए जाने की व्यवस्था का उल्लेख मिलता है। मौर्य काल में दासों को कृषि कार्यों में बड़े पैमाने पर लगाया गया था। आइए आगे जान लेते हैं दोस्त। मेगास्थनीज और अन्य यूनानी लेखकों डायोडोरस, एरियन, स्ट्रैबो की धारणा थी कि मौर्यकालीन भारतीय समाज में दास प्रथा प्रचलित नहीं था। मेगास्थनीज के अनुसार भारत में सभी लोग स्वतंत्र और समान थे, उनमें कोई दास नहीं था। डायोडोरस का मानना है कि कानून के अनुसार कोई भी किसी को दास नहीं बना सकता है। वस्तुतः ऐसी स्थिति नहीं थी। अर्थशास्त्र में भी दासों के विभिन्न श्रेणियों का वर्णन है। स्त्री दासों के रूप में धातु उपचारिका, परिचारिका का उल्लेख कौटिल्य ने किया है। स्त्री दासों को एक श्रेणी में बंधकों की भी थी। हिमालय की तराई में भी एक सड़क थी। इस सड़क पर वैशाली से चंपारण होकर कपिलवस्तु, कालसी,
देहरादून जिले में तथा हजारा होते हुए अंत में पेशावर पहुंचती थी। तो ये रहा दोस्त आज का हिस्ट्री पार्ट 1। पार्ट 3 जो कि मौर्य कालीन के प्रशासन से संबंधित था NCERT सार के थ्रू। और कल हम लोग देखेंगे वाणिज्य और व्यापार, मौर्य काल में वाणिज्य और व्यापार की क्या स्थिति थी दोस्त। तो ये रहा आज का वीडियो, उम्मीद है हमको पसंद आया होगा। अगर हमारा प्रयास ठीक लगे दोस्त, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, अपने दोस्तों को शेयर करिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।